नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज और मैं आप सभी के साथ मनुल। बिजनेस रेमेडीज द्वारा हाल ही में नॉलेज सीरीज की शुरुआत जूम प्लेटफॉर्म पर वेबिनार के माध्यम से की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इकोनॉमी एवं जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में बिजनेस रेमेडीज द्वारा 15 सितंबर बुधवार को एक और वेबिनार की गई। इस वेबिनार का प्रमुख मुद्दा रहा टेक्सटाइल उद्योग के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। केंद्र सरकार की कपड़ा उत्पादन प्रोत्साहन योजना। इस वेबिनार की मुख्य पैनलिस्ट थे श्री रामपाल सोनी, फाउंडर एवं चेयरमैन संगम इंडिया लिमिटेड। वेबिनार के दूसरे पैनलिस्ट थे श्री RL नोलखा, चेयरमैन नितिन स्पिनर्स लिमिटेड। वेबिनार के तीसरे पैनलिस्ट थे श्री योगेश लड्डा, प्रबंध निदेशक मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड। वेबिनार के चौथे एवं अंतिम पैनलिस्ट रहे श्री विमल शाह, अध्यक्ष गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वरिष्ठ उद्यमियों ने योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए वंचित संबंधित पक्षों पर समग्र रूप से प्रकाश डाला। चलिए रुक करते हैं अब वेबिनार की तरफ। बिजनेस रेमेडीज आज की इस वेबिनार में स्वागत करता हूं आप सभी का। योगेश जी लड्डा साहब का, नौलखा साहब का, सोनी साहब का और विमल जी साहब का। बिजनेस रेमेडीज ने सर प्रिंट मीडिया के बाद में डिजिटल पे परफॉर्म करने की कोशिश करी है और हम लोग लंबे समय से हमारा मकसद और पर्पज यही है कि सरकार तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कैसे न कैसे उद्योगपतियों की अपनी आवाज आगे तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। इस सीरीज में हमने स्टॉक मार्केट जो अपने उच्चतम स्तर पर है वो आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा उसको लेके हमने वेबिनार करी है। कॉपीराइट और पेटेंट को लेके हमने वेबिनार करी है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है कॉपीराइट और पेटेंट इंडस्ट्री का। इसके अलावा सर हमने रियल एस्टेट अब आगे किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से नए प्रोजेक्ट सरकार किस तरह से अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है और बिल्डर्स किस तरह की सोच रखते हैं उसको लेके हमने वेबिनार करी है। किसी भी तरह की ट्रेड एसोसिएशन को लेकर दिक्कत आती है तो उस टॉपिक पर हम लोग वेबिनार करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि प्रिंट और डिजिटल माध्यम से सरकार तक अपनी एक आवाज को बुलंद करके उन तक पहुंचाएं, किसी न किसी तरह से रिजोल्व हो प्रॉब्लम इंडस्ट्री की। आज की जो वेबिनार है वो भी कुछ इसी तरह के टॉपिक पे है कि टेक्सटाइल उद्योग के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी केंद्र सरकार की कपड़ा उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना। हाल ही में जो प्रोत्साहन योजना आई है उसके बारे में ये सुनने को मिलता है कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। फिर टर्नओवर को लेके भी बातें हैं कि 250 करोड़ तक के टर्नओवर तक पहुंचना है। ओवरऑल कितना फायदेमंद है, किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो पाएगी, क्योंकि हमने देखा कि टेक्सटाइल उद्योग के लिए योजनाएं तो केंद्र और राज्य की तरफ से लगातार आती रहती है, लेकिन एग्जीक्यूट कितनी हो पाती है, धरातल पे कितना काम हो पाता है। तो आज हम समझना चाहेंगे सोनी साहब से, नौलखा साहब से, विमल जी से और योगेश जी से। आज के इस वेबिनार में मेरे साथ में बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सिंह जी भी हैं। मैं चाहता हूं कि धैर्यवर्धन सर आप एक बार सभी का स्वागत करते हुए इस वेबिनार को स्टार्ट करें। सर आप सभी का इस वेबिनार में जिसका जो हमें सब्जेक्ट रखा है, जो राज्य सरकार की अभी हाल में पॉलिसी आई है, कपड़ा उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना, 57,000 करोड़ रुपए का कुछ केंद्र सरकार ने इसमें प्रावधान भी किया है। कितना ये बेनिफिशियल होगा ये आपके अनुभव से आप हमें ये बताइएगा। दूसरा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं जब भी भीलवाड़ा है, यान और डेनिम और अदर जो टेक्सटाइल उत्पाद है उसमें काफ़ी तेज़ी से उत्पादन के मामले में काफ़ी अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। तो उसके बाद में जयपुर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो अब हम इसकी विधिवत शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम परिचय खंड है इसका, जिसमें हम परिचय ले लेते हैं। तो आप हैं RL नौलखा साहब, नितिन स्पिनर, एक दुनिया की जानी मानी 50 देशों में एक्सपोर्ट करती है यान का और एक प्रमुख टेक्सटाइल कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। आपने काफ़ी अच्छा निवेशकों को रिटर्न भी दिया और काफ़ी निरंतर रूप से नौलखा साहब हमसे बात संवाद करते हैं टेक्सटाइल से संबंधित किसी भी विषय पर। तो RL नौलखा साहब को लंबा अनुभव है टेक्सटाइल संबंधित विषयों पर। फिर उसके बाद आते हैं हम रामपाल सोनी साहब के पास,
जो चेयरमैन एंड एमडी हैं संगम इंडिया लिमिटेड की एक लिस्टेड कंपनी है, और आपको भी लंबा अनुभव है टेक्सटाइल क्षेत्र का, और समय समय पर आप भी हमसे संवाद करते हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड मुद्दों पर। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहूँगा कि आप अपने प्रश्न भी रखें किसी प्रकार के, क्योंकि उनका जो वृहद अनुभव है उसका आप पूरा वेबिनार में फायदा उठाएं। फिर उसके बाद मैं आता हूँ योगेश लोढ़ा साहब के पास, लड्डा साहब के पास। लड्डा साहब एक कंपनी है डेनिम में बहुत अच्छा कर रही है, मनोमय टेक्सटाइल से हैं आप, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप भी दुनिया के बहुत से देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई एक योजना है, तो उसमें भी एक उनका भी एक जो अनुभव है वो भी अपने विचार इसमें रखेंगे। फिर आता हूँ मैं विमल शाह साहब के पास। विमल शाह साहब टेक्सटाइल से जुड़ी एसोसिएशन जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन है सीतापुरा में, उसके एक अध्यक्ष हैं, और उनको भी लंबा अनुभव है, और कभी हर समय जो भी वो टेक्सटाइल से रिलेटेड समस्याओं को मीडिया के साथ में साझा करते हैं। तो आपका स्वागत है, विधिवत शुरुआत करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं श्रीमान RN नौलखा साहब से चाहूँगा कि इस योजना पे आप प्रकाश डालें और इस पे इंसाइट रखें कि किस तरह से ये आगे इम्प्लीमेंट होगी, और क्या इसमें और क्या चाहते हैं कि आप और क्या जोड़ा जाए। RN नौलखा साहब। सबको नमस्कार। एक्चुअली PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ये गवर्नमेंट ने दी है, जिससे कि 10,683 करोड़ रुपए ये इंसेंटिव देंगे, और ये 19,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो 200 करोड़ की टर्नओवर होगी, और 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो 600 करोड़ की ये होगी। और मैन मेड फाइबर और फैब्रिक्स ये है, और कॉटन का भी टेक्निकल टेक्सटाइल में कॉटन का ये है। तो मेजर तो मैन मेड फाइबर का है। तो मैं चाहूँगा कि मैन मेड फाइबर राजस्थान में भी लोग लगावे, और राजस्थान इंसेंटिव ये देवे, क्योंकि 6% इंसेंटिव है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलेगा। तो इसलिए ये करना चाहिए, जिससे कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 200 करोड़ की होगा, तो भी तभी मिलेगा। एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया में भी बेचना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। सर, जैसा कि नौलखा साहब हम ये जानते हैं कि किसी समय भीलवाड़ा में यान और यहाँ पे एक कपास उत्पादित क्षेत्र था, तो उस समय यहाँ पे हमने कॉटन यान का ज़्यादा देखा कि शुरुआत में कॉटन यान ज़्यादा लगा है। तो ये तो इसका जो रॉ मटेरियल है सर, मैन मेड का ज़्यादातर जो इसका दाना है रिलायंस है या उधर वहाँ से आता है। तो क्या देखते हैं आप अभी उत्पादन की, इनकी कीमतों की, क्या ये वाइबल है ये मैन मेड को लगाने का? भीलवाड़ा में मैन मेड फाइबर ज़्यादा है, एज कंपेयर टू कॉटन भीलवाड़ा जिले में। ठीक है सर, आज की तारीख में वाइबल देखते हैं आप इसको, और लॉन्ग टर्म देखते हैं मैन मेड फाइबर का भविष्य? कैसा देखते हैं नौलखा साहब, भविष्य कैसा देखते हैं मैन मेड फाइबर का? धनवर्धन जी, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हाँ सर, थोड़ी गुमसुरी है, साफ नहीं आ रही। अच्छा, मैं रखता हूँ देरीवर्धन सर क्वेश्चन। नौलखा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
सर, आप पुनीत जी शायद नौलखा साहब। पुनीत जी शायद आपके भी इको साउंड आ रहा है। आपने दो सिस्टम ओके। ऑन कर रखे हैं क्या? अगर कोई दूसरा सिस्टम ऑन कर रखा है तो एक मिनट उसको बंद कर दें, क्योंकि इको आ रहा है आपकी वॉइस में। अभी भी है सर? अब ठीक है। अभी ठीक हुआ है। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोनी साहब से रखते हैं। सोनी साहब, लंबा अनुभव है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अभी ये जो स्कीम आई है, इस स्कीम के बारे में ये है कि सर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में 200 करोड़ का टर्नओवर में भी सर कुछ इस तरह का है कि आपको हर साल उसमें 25% का इजाफा। तो ओवरऑल आप धरातल पे कितनी देख रहे हैं कि कितनी कारगर साबित होगी, और किस तरह के न्यू चेंजेस पॉलिसी में आने चाहिए जिससे कि वो धरातल को उतर पाए, टेक्सटाइल पॉलिसी कुछ जो भी है, और राजस्थान में भी उसके फिर प्लांट लग पाए। जानना चाहता हूं सर आपसे। माननीय नौलखा साहब, शाह साहब, लड्डा जी, सिंह साहब, पुनीत जी, पहले तो मैं पुनीत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वेबिनार के थ्रू जो स्कीम पीएलआई की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके बारे में विस्तार में जानकारी इंडस्ट्री को मिले। जो लोग टेक्सटाइल लाइन से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी मिले और इसका लाभ वो ले पाए, आपका एक अच्छा प्रयास है। हालांकि अभी डिटेल स्कीम की जानकारी जो है मंथ एंड में आने वाली है, पर मोटा मोटी जो गाइडलाइंस मिली है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। और कुछ सुझाव जो है इस वेबिनार के माध्यम से जो जानकारी आपको मिलती है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएं कि इस उद्देश्य को लेके आपने स्कीम लॉन्च की है, वो स्कीम धरातल के ऊपर कैसे लागू हो और जो मकसद है गवर्नमेंट का वो मकसद जो है पूरा हो। स्कीम जो लागू की है ये एमएमएफ के लिए की है, मैनमेड फाइबर, मैनमेड फैब्रिक जो भी है। कॉटन, जैसा नौलखा जी ने बताया है कि केवल टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर कॉटन का भी अगर कुछ है मान लो तो उस पर भी ये स्कीम लागू होगी। दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए, जो खासतौर से राजस्थान के अंदर, हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भिलवाड़ा की बात करें तो भिलवाड़ा का जो मेन आधार है वो मैनमेड फाइबर के ऊपर है। कॉटन के ऊपर अभी लोगों का रुझान बढ़ा है। स्पिनिंग मिलें अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और साथ में वीविंग की कैपेसिटी, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज ये भी धीरे धीरे भिलवाड़ा के अंदर बढ़ रही है। आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली भिलवाड़ा के अंदर कॉटन का काम भी काफ़ी बढ़ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। डेनिम भी भिलवाड़ा के अंदर पिछले 3-4 सालों में लोगों का रुझान जो है इस ओर बढ़ा है और इन सब बातों को मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि इस स्कीम का लाभ जो है राजस्थान के उद्यमियों को और खासतौर से भिलवाड़ा के लोगों को कैसे क्या मिले। तो 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम रखा है, जिसके ऊपर 11% इंसेंटिव रखा है पहले साल के अंदर, और दूसरे साल के अंदर अगर हम 1 साल में 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, 200 करोड़ का टर्नओवर अगर हम अप्रोच कर लेते हैं तो 100 करोड़ के उस पर 11% इंसेंटिव जो है वो मिलेगा। परंतु अगले साल इस स्कीम का फायदा लेने के लिए
जैसा टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने अपने इंटरव्यू में बताया है, एटी को जो है कि 25% अगर अगले साल ग्रोथ होगी तो 25% प्रोडक्शन के अंदर भी और टर्नओवर के अंदर भी। तो जो बढ़ा हुआ जो वॉल्यूम होगा, जैसे फर्स्ट ईयर अगर 200 करोड़ के ऊपर 11% इंसेंटिव मिला है, तो अगले साल जो है हमारे को उस पर 25% यानी 50 करोड़ के ऊपर 10% ही इंसेंटिव मिलेगा, टोटल टर्नओवर के ऊपर नहीं मिलेगा। मान लो ये स्कीम का दूसरा पहलू है। और तीसरे साल फिर जो भी उस पर 25% इंक्रीज होगा उसके ऊपर और 1% रिड्यूस होकर 9% ही उसका जो है वो मिलेगा, मान लो जो है इंसेंटिव जो है। और ये अल्टीमेटली 5 साल में, 5 साल में जाके 7% के ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर उद्यमी को जिसका स्कीम का लाभ लेना है, पहले 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें, 200 करोड़ का टर्नओवर करे, चाहे वो डोमेस्टिक का हो चाहे एक्सपोर्ट का हो, और फिर एवरी ईयर 25% की ग्रोथ जो है वो प्रोडक्शन में भी हो और टर्नओवर के अंदर भी हो। पहला तो अगर आप देखें, मान लो तो बहुत मुश्किल काम है। मान लो कि 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर डबल मतलब जो है टर्नओवर होना टेक्सटाइल के अंदर, खासतौर से एमएफएफ के अंदर बहुत ही ये मुश्किल सा लगता है। यानी 100 डबल इन्वेस्टमेंट का डबल टर्नओवर मुश्किल लगता है। मान लो अगर हम देखें तो 1.8%, 1.75% से ज़्यादा टर्नओवर अचीव करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये एक स्कीम का जो पार्ट है, मेरे ख्याल से सुझाव देना चाहिए कि क्योंकि हर इंडस्ट्री बहुत हाई वैल्यू के प्रोडक्ट तो बना नहीं सकती है, तो टर्नओवर इतना 100 करोड़ के मतलब एक्स इन्वेस्टमेंट के पर 2x का टर्नओवर होना मुश्किल लगता है। ये एक तरह से थोड़ा सा एक वो लगता है कि ये 1.75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टर्नओवर जो है। ये मेरा एक सुझाव है, मान लो अगर हमको व्यावहारिक रूप से अगर चलना है तो। दूसरा जो 300 करोड़ का जिसमें जो रखा है, इसमें 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 600 करोड़ का टर्नओवर, उसमें 15% इंसेंटिव रखा है। इंसेंटिव जरूर बहुत अच्छा है, 11% इंसेंटिव कम नहीं है, 15% का इंसेंटिव बहुत अच्छा है, परंतु वो मिलना चाहिए मान लो इन्वेस्टर को, उद्यमी को, तब तो मान लो ठीक है। बाकी फिर वो पेपर्स में तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इतना इंसेंटिव मिल रहा है, परंतु 300 करोड़ का टर्नओवर मतलब जो है अचीव करना किसी भी, चाहे वो जैसा इसमें बताया गया स्कीम के अंदर कि किसी के पास स्पिनिंग मिल है और वो आगे अगर वीविंग और प्रोसेसिंग के अंदर जो है जाए, तो वहाँ भी मान लो वैल्यू एडिशन इतना नहीं होगा कि 300 करोड़ के टर्नओवर पे 600 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट पे 600 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, बहुत मुश्किल लगता है। तो ये इसको मतलब जो है टर्नओवर को जो डबल कर रखा है, वो मेरा सुझाव है कि कम करना चाहिए, 1.7, 1.6 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि इसको प्रैक्टिकली अचीव कर सके। पहला तो ये। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के अंदर जो है 100 करोड़ का को इन्वेस्टमेंट अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाता है, वो तो किसी भी हालत के अंदर नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा टर्नओवर मान लो अगर कोई भी ब्रांड जब तक उसका सेट नहीं हो, तो मार्केट के अंदर मान लो जो है उसको इतना बड़ा टर्नओवर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको अगर वास्तव में गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, ये ठीक है कि बांग्लादेश और वियतनाम से कम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दी है, और वो स्कीम जो दी है बिल्कुल ठीक है कि भाई आज वहाँ के मुकाबले में हम बाहर अगर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो हमें ये इंसेंटिव काफ़ी ठीक है और हमें उनसे कंपटीशन में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, परंतु वो इंसेंटिव हमको मिलना चाहिए। वो हमारा मतलब जो मेन मकसद है, तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम इस इंसेंटिव को ले सकें। मेरे ख्याल से इसको शुरू के मतलब कम से कम 3 सालों में जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आता है
इस 100 करोड़ की लिमिट को कम करना चाहिए, 50 करोड़ के ऊपर इसको लाना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली मान लो जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है आ सके मान लो जो है। और 300 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसको 150 करोड़ के ऊपर लाना चाहिए, यानी जो टारगेट है उसको 50% के ऊपर लाना चाहिए। और एवरी ईयर 25% का जो कैप है वो हटना चाहिए मान लो जाए। एवरी ईयर 25% बहुत मुश्किल काम है, खासतौर से गारमेंट के अंदर और कपड़े के अंदर। आज आप देखिए अच्छी अच्छी कंपनीज को देखिए, उदाहरण के लिए आज बिनोड़ा ग्रुप कितने सालों से मान लो ब्रांड बना के कपड़ा बेच रहा है, कितनी ग्रोथ हुई है आपके सामने है। मान लो 25% ग्रोथ करना तो मामूली बात नहीं है। आज मयूर है, आज मयूर ने मान लो जो है कितने सालों से कपड़ा बना के बेच रहे हैं, स्पिनिंग मिल भी है, उसके बाद भी मान लो जो है कितनी ग्रोथ कपड़े में हो पाई है मान लो, उसको मतलब आप देखिए। और ये सारी चीज़ें आपको आगे गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए कि इतना बड़ा टर्नओवर हर साल मान लो बढ़ाना, ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर वो नहीं होता मान लो तो क्या आपने जो इंसेंटिव दिया है पहले साल में 11% या 15%, जो 300 करोड़ में 15% है, बाद में आके वो 11% आ जाता है, तो क्या वो वापस रिकवरी होगी? ये भी इसमें क्लियर नहीं है। कल मान लो 25% अगर नहीं बढ़ता है तो क्या होगा मान लो जो है। तो ये तो रहे कम से कम कभी, चलो ठीक है, अगर नहीं मान लो जो है किसी कारण से 25% बढ़ता है तो जितना इन्वेस्टमेंट किया पहले साल में, जितना इंसेंटिव मिला है वो तो कम से कम आपका सुरक्षित है, वो तो फायदा आपको मिल चुका है। आगे मान लो आप जो इंक्रीमेंटल दे रहे हैं वो मत दीजिए अगर आपको नहीं देना है। और 25% मान लो जो है बहुत मुश्किल लगता है। आप पूरे देश में देखें, अगर हम पूरे देश का विश्लेषण करें तो एक सियाराम एक ऐसी कंपनी है जिसने टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ की है। एक डोने ऐसी कंपनी है, मतलब एक गिनी चुनी हम 4-5 कंपनी का नाम ले सकते हैं जिन्होंने मान लो जो है 25% की ग्रोथ एवरी ईयर मान लो जो है अचीव की हो। बाकी मान लो जो है, तो अगर मान लो ये स्कीम कुल मिला के कोई 5-7-10 कंपनियों के लिए हो तब तो ठीक है, पर अगर हम चाहते हैं कि भी इसका लाभ जो है जनरल लोगों को मिले तो मेरे ख्याल से इस स्कीम को व्यावहारिक रूप देना होगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। ये मतलब मेरा सुझाव है पूरी स्कीम के बारे में। स्कीम अच्छी है, मैं कह रहा हूँ बोले आप इंसेंटिव 15% मत दीजिए, आप उसको कम कर दीजिए, आप रिड्यूस कर दीजिए इसको 11% 12%, परंतु उसकी ये जो कंडीशंस है दोनों तरफ वो मान लो बहुत मुश्किल है। मान लो 300 करोड़ का पहले साल में इन्वेस्टमेंट और बाद में 25% का इंक्रीमेंटल जो है अगर वो रहेगा तो मेरे ख्याल से राजस्थान में कोई 1-2 कंपनी भले इसका लाभ ले ले, इससे ज्यादा मान लो जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप अपने इस मीडिया के माध्यम से, आपके पेपर के माध्यम से जो भी रखना चाहें जरूर आप मजबूती के साथ रखिए, ताकि जबकि इस मंथ एंड में डिटेल पॉलिसी जो बन रही है घोषित होगी, उस समय अगर ये करेक्शंस हो जाते हैं तो व्यवहारिक होगा। बाकी आप मजबूती के साथ कह सकते हैं कि ये धरातल के ऊपर ये स्कीम जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी न तो उद्यमी के लिए होगा और न आपका परपज पूरा होगा। जो आप सोचते हैं कि भाई इतना हम टर्नओवर 19,000 करोड़ का जो नोलका साहब ने भी बात कही है वो कागजों में रह जाएगा, होगा नहीं, ऐसा मेरा सोच है। धन्यवाद, आपने मुझे। देखो सोनी साहब, हमने देखा कि टेक्सटाइल को लेके सरकारें समय समय पे स्कीम चलाती रहती है, लेकिन वही मेरा वापस से कहना है कि वो धरातल पे नहीं आ पाती। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लुभावने पैकेज उसमें दिखाए जाते हैं, इंसेंटिव उसमें दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या धरातल पे आ पाएगी उस क्वेश्चन को समझना बहुत टिपिकल रहता है। और दूसरा, आपने बताया कि इस स्कीम को अगर 50% पे लाया जाए और भले इसका इंसेंटिव में परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन ये स्कीम जो है इसमें 50% तो कम होना जरूरी है ही। और सेकंड, आपने बताया कि 25% का जो इसका अमाउंट परसेंटेज है, जो सालाना बढ़ने का जो परसेंटेज इसमें होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई खोट नहीं रहे, तो फिर भी पॉसिबिलिटीज है कि ये स्कीम कारगर साबित हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा मेरा सोच, अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा पॉसिबल है। सर सोनी साहब,
केंद्र सरकार ने जब स्कीम लेके आए थे तो उन्होंने एक वक्तव्य ये दिया था कि इस स्कीम से 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्सटाइल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों में एक प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि सर ये व्यवहारिक ही नहीं हो पाएगा, अगर ये एक दो जने ही इसका फायदा ले पाएंगे तो फिर उसमें रोजगार किस तरह से? लेकिन साहब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? मैंने केवल बताया, मान लो कि पूरे देश के अंदर, न केवल भिलवाड़ा, न केवल राजस्थान, पूरे देश के अंदर भी, हाँ, टेक्निकल टेक्सटाइल में जो कंपनियां ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है वो लोग जरूर इसका बेनिफिट जो है ज्यादा ले सकते हैं, परंतु एमएमएफ वाले मतलब जो है इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले पाएंगे, मान लो जो है, क्योंकि इतना बड़ा मान लो एवरी ईयर ग्रोथ जो है बहुत मुश्किल है। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो रोजगार मिलने का सवाल ही नहीं उठता। रोजगार कहाँ से मिलेगा और टर्नओवर कहाँ से बढ़ेगा, मान लो। बिल्कुल साहब, इस स्कीम के अलावा हम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि पिछले एक दशक में भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह के चेंजेज आए हैं और आने वाला जो दशक है वो किस तरह का लग रहा है, किस तरह के न्यू चेंजेज आने वाले हैं, ओवरऑल टर्नओवर में क्या इजाफा संभव है, थोड़ा सा परिदृश्य से समझना चाहता हूँ सर आपसे भीलवाड़ा की इंडस्ट्री का। देखिए, भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा हमेशा ही बहुत ही उसको ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टेक्सटाइल सेंटर रहा है, और इसमें खासतौर से जो यंगस्टर्स है वो मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स है, तो समय समय पे जो भी बदलाव इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इस सेक्टर में आते हैं, उनको लोग समझते हैं, समझ के उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। तो भीलवाड़ा में अगर हम ओवरऑल टेक्सटाइल के हिसाब से देखें तो अभी मान लो जैसे सबसे पहले हमने मान लो जो है कॉटन इंडस्ट्रीज को है, तो अभी भीलवाड़ा के अंदर कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर मान लो खासतौर से अगर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो स्पिनिंग, वीविंग और प्रोसेसिंग तीनों के अंदर ही आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ की गुंजाइश है और लोग इसमें रुचि भी ले रहे हैं। और डेनिम भी मान लो जो है एक तरह से उसको भी हम किसी न किसी रूप में कॉटन का ही मेजर पार्ट मान के चलना चाहिए। तो चूंकि डेनिम का भी मान लो जो है कुछ लोगों ने, जैसे भी हमारे मनोहर लड्डा जी साथ में जुड़े हुए हैं, तो ग्रोथ की तरफ है मान लो यहाँ भीलवाड़ा के अंदर। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे ओवर रेट्स लोगों के बहुत कम है, और कम होने के कारण वो एंटरप्रेन्योरशिप है, लोग रिस्क भी लेना जानते हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट होता है उसको, वो चाहे स्पिनिंग में हो, चाहे वीविंग में हो, चाहे प्रोसेसिंग में हो, यहाँ के लोग वो जल्दी उसको एक्सेप्ट करके मान लो लागू करते हैं। तो जहाँ तक मान लो कॉटन इंडस्ट्री का जो सवाल है वो मैं बहुत ही उज्जवल मानता हूँ, बहुत ठीक मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भीलवाड़ा में हो सकता है अभी जितना टर्नओवर है इसका कॉटन इंडस्ट्री का जो है वो अगले 5 सालों के अंदर मोर देन डबल भी हो सकता है, मान लीजिए, ये आप मानते हैं। जहाँ तक हमें विमल जी तक भी पहुंचना है और योगेश जी से भी अपनी बात रखनी है, लेकिन फिर भी सर मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, जब भी हम किसी उद्योगपति का इंटरव्यू लेते हैं तो वो कई बार आपसे तो ये भी बताता है कि बाहर गुजरात में इस तरह के बेनिफिट्स है, बांग्लादेश से कंपेयर करने की बात करता है। तो सर मैं ओवरऑल जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में इंडस्ट्री शिफ्ट होने की बातें करती हैं या शिफ्टिंग हुई भी है, या यहाँ भी पॉसिबिलिटीज निकल जाती है? ये कंपैरिजन कितना पावरफुल है, थोड़ा सा मुझे बताइए सर। सोनी साहब, मेरा आप ही से क्वेश्चन है ये। अच्छा, मेरे से है क्या? मेरे से आप विमल जी से पूछ रहे हैं। देखिए, मेन जो प्रॉब्लम है मान लो जो है खासतौर से इंडस्ट्री की, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने हो भीलवाड़ा के अंदर, वो पॉसिबल है, राजस्थान में पॉसिबल है। एक ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो है पावर। अगर हम हाँ जी सर, अगर हम मान लो जो है
तुलना करें दूसरे स्टेट से तो हमारे पावर की टैरिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे जो है। अगर हमें या तो पावर की टैरिफ कम हो जाए या कम से कम जो दूसरे स्टेट है खासतौर से जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र है, जहाँ जिस स्टेट में स्पिनिंग यूनिट को पावर मिल रही है, गुजरात है, उस रेट में हमको मतलब पावर मिल जाए। तो पावर अगर यहाँ मिल जाती है तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स राजस्थान के अंदर आ सकते हैं, मान लो जो है खासतौर से कॉटन के अंदर और वीविंग और डेनिम के अंदर भी। मान लो जो है वीविंग के अंदर भी जो लूम वगैरह के जो वहाँ पे जो पर क्लिक कॉस्ट जो आती है उसके मुकाबले में अपने यहाँ राजस्थान के अंदर कॉस्ट ज़्यादा है। तो आज जैसे अगर हम एशियन कंट्री वगैरह से तुलना करते हैं मान लो जो है, तो उसके सामने हमारे यहाँ मान लो जो है कॉस्ट उनसे कम्पीट नहीं हम कर पाते हैं। तो बाकी ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ जो भी स्कीम दे रखी है 6% जैसा भी बताया तो नोल का सामने इंसेंटिव वगैरह जो भी आ रहा है वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। लेबर वगैरह का मान लो जो है अच्छा एक माहौल है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। राजस्थान के अंदर बाकी इंडस्ट्री में शांति है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक फ्रेंडली एटमोसफेयर है इन बिटवीन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन या खासतौर से इंडस्ट्रीज के बीच में। ये यहाँ के प्लस पॉइंट है। तो इनको मान लो जो केवल पावर में जो है हमको कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, या मान लो जो पावर जो वहां से लेना चाहते हैं जो पहले परचेज कर रहे थे, जिसका इतना ज़्यादा जो ड्यूटी लगा दी है उसको मतलब कम किया जाए। मान लो अगर गवर्नमेंट मान लो पावर के रेट जनरल कम नहीं कर सकती है तो जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट लेके आती है उनको अगर पावर का मान लो एक तो मिल जाए, मान लो भी ठीक है आप बाहर से मान लो जो है पावर परचेज कर सकते हैं, तो चार्जेस जो इतने ज़्यादा लगा रखे हैं उसको मैक्सिमम ₹1 पर यूनिट से ज़्यादा नहीं करे तो एक रीजनेबल रेट में पावर मिल सकती है। दूसरा जो सोलर का जो साथ में जो है उसमें भी जो जनरेशन के ऊपर ट्रांसमिशन के ऊपर जिस तरह के रोक लगाई है या इनडायरेक्टली मान लो जो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है उसको उसके ऊपर मान लो जो रिलीफ देना चाहिए, ताकि पावर हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो हम सोलर जनरेशन के थ्रू जो है पावर लें, और वो पावर मान लो क्योंकि सोलर के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता रहती है। इंडस्ट्री के अंदर प्रीमिसेस के अंदर तो इतने बड़े मान लो जो है वो लग नहीं सकती है सोलर की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह वो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो, जगह 5 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ से जो पावर ट्रांसमिशन जो करनी पड़ेगी उसमें जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को भी अगर हम मान लो रिजोल्व कर लें तो इंडस्ट्री को पावर सस्ती मिल सकती है, वो वहाँ मान लो व्यवस्था कर सकते हैं। तो या तो सोलर रूट को जो है थोड़ा इजी किया जाए, उसमें जो अड़चने हैं उसको ठीक किया जाए, या बाहर से जो हम पावर ले रहे हैं उसमें मान लो जो है जितनी ज़्यादा उसकी जो ड्यूटी लगा रखी है उसको कम किया जाए, तो मान लो जो है या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे। तीसरी बात ये है कि भी या फिर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे इंडस्ट्री को, मान लो जो है तो टेक्सटाइल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आगे भी आ सकता है। और ये जो स्कीम आई है इस स्कीम का भी लाभ लोग बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। थैंक्स सर, धन्यवाद। देववर्धन सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। अब मैं सर आना चाहूँगा विमल शाह साहब के पास। विमल शाह साहब, इस स्कीम में जैसा कि अभी सूरी साहब ने बताया कि गारमेंट के इंडस्ट्री में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना और अगले साल 200 करोड़ तक उसको डबल उसको टर्नओवर लेके जाना, ये तो बहुत ही एक टेढ़ी बात हो गई। और मुझे लगता नहीं कि इस तरह की जब छोटी छोटी अगर इकाइयाँ लगनी है और इतना बड़े स्केल पे काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं किस तरह से इसका अंदर आप इस स्कीम को लेते हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने आज ये सेमिनार की, इसमें बहुत अच्छा हमारे रिलेटेड मैटर हैं और इश्यूज भी बिल्कुल हमारे वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं रामपाल जी भाई साहब के साथ सहमत हूँ जो इन्होंने बताया कि 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 200 करोड़ का टर्नओवर पहले साल प्लस 25% की ग्रोथ हर साल,
डिफिकल्ट लगता है और थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। सेकंड, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जहां तक मेरी जानकारी है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छोटे शहर, ग्रामीण इलाके, 3 और 4 टियर सिटीज के लिए दिया है। जयपुर शायद 300 करोड़ की श्रेणी में आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जहां तक मेरे को जानकारी है, जयपुर में गारमेंट का बिजनेस अभी काफी ग्रो कर रहा है, और 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शायद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मुश्किल लगता है सच्चाई में। बिल्कुल अगर मेरे से पूछें तो 300 करोड़ की फैक्ट्री लगाने वाला आज की तारीख में गारमेंटिंग के लिए, गारमेंट बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट लगता है। तो मेरा भी यही मानना है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट को कम किया जाए। इन्वेस्टमेंट की लिमिट कम होगी तो लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। सेकंड, जो भाई साहब ने कहा कि टर्नओवर के साथ इसको लिंक करके तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगता है यार मार्केट सिचुएशन, अब जैसे इस साल कोविड हुआ, अब अनएक्सपेक्टेड है टर्नओवर सबके ही गिरे, प्लस जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है वो एक लंबी प्लानिंग लेके चलता है और वो पूरी कोशिश करता है कि उसका टर्नओवर ग्रो करे। लेकिन इन्वेस्टमेंट को और उसकी सब्सिडी को उसके साथ लिंक करना शायद थोड़ा सा बिजनेसमैन को डर लगता है, यार कल को नहीं हुआ तो मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो ये इंसेंटिव मुझे शायद नहीं मिले। आज जैसे जयपुर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी बहुत बड़ी, आप कहें तो कुर्ती या डोमेस्टिक गारमेंट्स का तो एक बहुत बड़ी मंडी बन गई और बहुत सारी नई यूनिट्स भी आ रही। सरकार अगर इसको छोटे यूनिट्स के लिए भी कुछ प्लान करे ना तो फिर मैं मानता हूँ कि बिजनेस के अंदर जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है। सरकार का जो टारगेट है इन्वेस्टमेंट का वो भी हो सकता है। सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग है कि 7-8 लाख लोगों को रोजगार मिले, वो भी मिल सकता है। और टर्नओवर जो सरकार सोचती है कि आने वाले 5 साल में 3 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, नया न्यू टर्नओवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो। जी मैं 22 वर्षा इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए कि बड़े अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आ गए, 300 करोड़ की फैक्ट्री आ गई, तो वो जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है वो अगर उसको इंसेंटिव मिलेगा और वो टर्नओवर मार्केट में ज्यादा करना चाहेगा तो ये जो छोटी इकाइयों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये मुझे लगता है कि जैसे सरकार नेगेटिव देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो ठीक है, उसको तो सरकार की जो योजना है वो शायद, क्योंकि देखिए आज की तारीख में बहुत सारे, अगर मैं मेरी इंडस्ट्री की बात करूं, एक्सपोर्ट की बात करूं तो हम बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जयपुर की बात करूं तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल या मैनमेड फाइबर की जो सरकार चाहती है बढ़े, मेनली ये फैब्रिक चाइना में बनता है। आज एक एग्जाम्पल के लिए आप समझिए तो सियाचिन में जो अपनी फौज है उसकी फैब्रिक इंडिया में शायद नहीं बनती या बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो स्पेशल फैब्रिक है। आज फायर के जो स्पेशल फैब्रिक होते हैं वो मुश्किल है। जो रिफाइनरीज के अंदर या जहाँ ज़्यादा हीट है उनके जो कपड़े हैं शायद वो इंडिया में इतने अच्छे नहीं बन पाते। बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं मेडिकल के जो इंडिया में नहीं बनते। सरकार चाहती है बड़ी कंपनियां या फॉरेन कंपनियां इंडिया में आए, वो उन फैब्रिक्स को इंडिया में बनाए। जो मेक इन इंडिया की सोच है शायद उसके अंदर सरकार आप मेरा भावार्थ ये है कि जो अगर मान लीजिए किसी एक को बड़े को फायदा मिल गया तो वो क्या गारंटी कि वो डंपिंग नहीं करेगा माल के अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए? तो उसको तो 15% लेना है, उसको तो उस टर्नओवर तक जाना है, तो वो क्या डंपिंग कर सकता है? इस तरह की भी संभावना है। डेफिनेटली कंपटीशन तो करेगा। जो आदमी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आएगा वो अपने को सरवाइव करने के लिए वो सारी चीज करने की कोशिश करेगा जिससे वो उसकी इंडस्ट्री बची रहे। तो ये, लेकिन शायद ये अपना टॉपिक नहीं है, इसको मैं सोचता हूँ शायद अपन नहीं करें। अपन तो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होए, सरकार जो स्कीम लाई है उसका बेनिफिट बिजनेसमैन को मिले, हमारा उद्देश्य तो ये है। लेकिन जहाँ तक हमारा पॉइंट समझें तो जयपुर की तरफ से, गारमेंटर्स की तरफ से मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा
अगर किसी भी तरीके से इसमें 50 करोड़ जो भाई साहब ने बोला, मैं तो उससे भी छोटा, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में वैसे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है, लैंड को और जो ऑफिस बिल्डिंग है उसको उस इन्वेस्टमेंट को सरकार इसमें काउंट नहीं कर रही है। ये जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसमें लैंड एंड ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस प्रेमाइस अलग है, सेपरेट है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है ये स्कीम है, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50 करोड़ 25 करोड़ के बीच का, उनके लिए भी सरकार कुछ ऐसी स्कीम लाए। क्योंकि देखिए गारमेंटिंग अगर आप नीचे में जाएंगे तो आज भी कुटीर उद्योग टाइप का ही बिजनेस है। हमारे जयपुर में 20 मशीन 50 मशीन लगाने वाले, 100 मशीन लगाने वाले, आज शायद 1000 फैक्ट्रियां हो गई हैं। तो लेकिन बिजनेस तो हो ही रहा है ना। अनऑफिशियल फिगर ये कहती है कि 10,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस जयपुर आज कुर्ती डोमेस्टिक मार्केट में कर रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट में कर रहा है। तो अगर इसमें सरकार हमें सपोर्ट करे, इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम इसमें आए, तो ग्रोथ तो बहुत पॉसिबल है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा जो सरकार की। बिल्कुल विमल जी, सर इस वेबिनार के आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग वापस आपसे जी प्लीज और मेरे ख्याल से मेरा यही वर्ड है जो भाई साहब इसके अलावा गियर किस तरह से इनिशिएटिव ले रही है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी योगेश जी, स्वागत है आपका इस वेबिनार में। योगेश जी, मैं समझना चाहता हूँ कि डेनिम को लेके काफी वर्क आपने किया है, मनोमेटेक्स इंडिया लिमिटेड आपकी कंसर्न है और काफी अच्छा परफॉर्म किया है आपने। ओवरऑल मार्केट परिदृश्य कैसा है सर? एक्सपोर्ट को लेके किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह से ओवरऑल मार्केट को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए सर। पुनीत जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का वेबिनार आपने आयोजित किया है, उससे काफ़ी सूचनाएं मिलती है और उसका प्रसार होता है और आप ये बात, हमारी बात आगे मीडिया के थ्रू आगे पहुंचा सकते हैं सरकार की तरफ। आपने चूंकि डेनिम के बारे में मुझे पूछा गया है, डेनिम का आज अपन देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। आज हम लोगों ने तो लास्ट 4 ईयर से एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था। इनिशियली वी आर इन डोमेस्टिक बिजनेस, तब हम सोचे थे एक्सपोर्ट्स करें, कैसे करें। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट्स का मिला हम लोगों को और आज हमने उस प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है, मतलब मल्टीपल ग्रोथ करी है। तो उसका हमको नो डाउट इसी वजह से हमने एक्सपांशन भी ला पाए और आज हमने 100% कैपेसिटी हमारी यूनिट चल रही है। आज इस स्कीम के बारे में बात करें अपन, ठीक है, ये स्कीम से गवर्नमेंट ने मैनमेड फैब्रिक के बारे में थोड़ा इंडिया को चाहती है कि मैनमेड फैब्रिक में इंडिया ग्रोथ करे, जैसे कि मेनली टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, आज अपन बात करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आज मैं कुछ सर्च करना चाहूँ टेक्निकल टेक्सटाइल कहाँ से मिलेगा, मेरे को कौन सप्लाई करेगा, कहाँ से आएगा, कैसे पॉसिबल है उसको बनाना, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि टेक्निकल टेक्सटाइल नो डाउट बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। जैसे विमल जी ने बताया कि अपने पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, पैराशूट फैब्रिक्स है, हाई हीटिंग फैब्रिक्स अपने यहाँ पर नहीं बन पाते हैं, लेकिन इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? ठीक है, स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, आई एम एप्रिशिएट कि इस तरह की स्कीम आनी चाहिए। मैं सोनी साहब से भी एग्री हूँ कि उन्होंने कहा था कि अमाउंट थोड़ा सा रिजनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो अमाउंट है 100 करोड़ और 300 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, ये आज के लिए, आज हमारे जैसे शहर भीलवाड़ा शहर या चित्ररंजी या छोटे शहर से, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। आज भीलवाड़ा का बिजनेस पूरा स्मॉल यूनिट्स से बटा हुआ है, इसलिए आज हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अर्लियर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी इसमें, बिरला, कासिम, रिलायंस, पर वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाए, वो एक लेवल पर रुकी हुई है, क्योंकि टेक्सटाइल जो ऐसा फील्ड है कि पूरा डेडिकेटेड फील्ड है, उसके अंदर फोकस बिजनेस है। तो अमाउंट नो डाउट अपने को अमाउंट में भी अपन आगे बहुत सकते हैं गवर्नमेंट को, उसको आप इसके लायक छोटे यूनिट्स भी इसके अंदर आ सकें। तो डेनिम के लिए आप बात करेंगे तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस है एक्सपोर्ट्स के लिए। अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट बहुत बड़ा है, नो डाउट। आज चाइना का जो मार्केट शेयर है वर्ल्ड में, वो 45% मार्केट शेयर है ओवरऑल टेक्सटाइल्स में। आज अपना इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता, अपन चाहो जितना ग्रोथ कर सकते हैं इसके अंदर। योगेश जी, जिस तरह से इस योजना में अपैरल को भी लिया हुआ है, अपैरल भी एक बड़ा है।
आप यहाँ पे डेनिम बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, लेकिन अपीयरल को लेके भीलवाड़ा के अंदर कभी भी मार्केट डेवलप नहीं हुआ कि कहते हैं कि इसको कपड़े को काफ़ी धोना पड़ता है। जैसे जैसे डेनिम की बात आई, अपीयरल को भी इसमें लिया हुआ है। जब आप इतने लार्ज स्केल पे कपड़ा बना रहे हैं तो उसकी जो फिनिश गुड है, अपीयरल को लेके भी एक अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। उसको लेके इस स्कीम के अंदर अगर कुछ कम हो तो कुछ अपीयरल वाले भी बड़े स्केल पे काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा क्या मानना है इस क्षेत्र में? नहीं, अपीयरल इज ए वेरी डिफरेंट फील्ड, क्योंकि आज ये अपीयरल के अंदर क्या हो रहा है, मेन पूरा मैनुअल बेस्ड वर्क है। इसके अंदर स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है। और अपने यहाँ पे जैसे राजस्थान की बात करें अपन, तो यहाँ पर जो लेबर्स हैं, स्पेशली जो महिला लेबर्स है, वो बहुत कम पार्टिसिपेट करती है। आज अपन महाराष्ट्र में जाएंगे या दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ ऑल टुगेदर काम करते हैं, क्योंकि ये फील्ड सिलाई का है, एकदम टेक्निकल फील्ड है, तो उसके लिए स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है। तो भीलवाड़ा के अंदर काफ़ी लोगों ने अपीयरल्स का चालू किया था, लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिली जो होनी चाहिए। और ये स्कीम तो मेनली मैनमेड फैब्रिक और इसके ऊपर है, मतलब गारमेंट में भी इन्होंने शायद, मेरे पास क्लियरिटी नहीं है। नहीं, अपीयरल भी है सर, इसमें अपीयरल भी है। अपीयरल गारमेंट कॉटन गारमेंट्स है ये, मेरे पास क्लियरिटी नहीं है। स्पेशल टेक्निकल गारमेंट होगी, हाँ, not टेक्निकल for the normal garment, only for the man-made fiber made और technical textiles सर, garment। इसमें मैनमेड फाइबर है, मैनमेड अपीयरल है, मैनमेड फैब्रिक है, गारमेंट है, मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल है। 10 सेगमेंट है सर इसमें। जी। आज गारमेंट की बात करेंगे तो गारमेंट मेनली कॉटन की तरफ जा रहा है। आज आप देखो जो ग्रोथ है कॉटन के, आज जितने भी हमारे भीलवाड़ा के यूनिट्स हैं, दूसरे हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जिनके यूनिट से पॉलिस्टर में, वो लोग सब कॉटन में डाइवर्ट हुए हैं। तो कॉटन में स्कोप है अपीयरल्स में, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैनमेड फैब्रिक के अंदर गारमेंट में कोई स्कोप है। हाँ, नो डाउट टेक्निकल टेक्सटाइल इट्स वेरी वास्ट फील्ड, लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सर, इसको आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि देखिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर आए हैं, तो मैं जो भी पार्टिसिपेंट देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ किसी प्रकार के क्वेश्चन जानना चाहें तो आप इसमें आप हमें हमारे क्वेश्चन आंसर का जो चेक बॉक्स है उसमें आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो मैं इसके अलावा आज का जो वेबिनार है, हम लोग बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे भी इसको लाइव करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी हमारे इस वेबिनार को नहीं सुन पाया है या जितने भी सीनियर वक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें नहीं सुन पाया है, तो हमारे यूट्यूब बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब पे चैनल पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। नौलखा साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखो विमल सर, मैं आप तक पहुँचता हूँ। जी बताएं। सर, आप गेयर के प्रेसिडेंट हैं सर। हाल ही में किस तरह का आपने टॉपिक सरकार के साथ में रखा है जिससे कि किसी न किसी तरह से इंडस्ट्री को बेनिफिट मिले, रोजगार को बढ़ावा मिले? कोई लेटेस्ट टॉपिक पे अगर अपन बात करना चाहें, किस तरह के न्यू चेंजेस वर्टिकल्स आपने देखे और आगामी दशक किस तरह के नए बदलाव के साथ में आएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, मेनली एक्सपोर्ट के अंदर अभी मार्केट, हम लोग पिछले वीक भी केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात की थी हमने। AEPC जो हमारी मेन बॉडी है, लगातार वो काम कर रही है। मेन अभी जो हमें इमीडिएट प्रॉब्लम है, एक तो ट्रैवल हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार इसको चालू करे, क्योंकि बिजनेस में एक्सपोर्ट के अंदर बिना ट्रैवल के बहुत मुश्किल है। सेकंड, हम चाहते हैं कि भाई शोज वापस से सरकार कोशिश करे कि वापस से स्टार्ट हो, जिससे कि बिजनेस वापस से शेप लेना चालू करे। क्योंकि एक्सपोर्ट अभी तक पिछले कई सालों से एक ही तरीके से बिजनेस हमारा चल रहा था, ट्रैवल और शोज से। बीच में वर्चुअल शोज हुए, कोशिश हुई, लेकिन इससे कोई बिजनेस जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो मेन डिमांड तो हमने सबसे पहले रखी है कि भाई कंट्रीज के साथ कोशिश करके किसी भी तरीके से बिजनेस ट्रैवल को वापस से स्टार्ट। जहां तक लोकल बात हम करें सरकार से, तो हमारे लिए जो ROSCTL की स्कीम दी है सरकार ने, वो 2024 तक की है।
मैं पिछले वीक मिला था मंत्री जी से, तब मैंने उनसे 2-3 चीज़ों की डिमांड की थी। एक तो हमें सबवेंशन मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन 5% का RBI से फॉर एक्सपोर्ट, जो अभी 30 सितंबर तक है, और वो सरकार हर थोड़े टाइम बाद बढ़ाती रहती है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो हमने रिक्वेस्ट की थी सर इसको कम से कम आप 3 साल के लिए फिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये कोई हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये मतलब आज की तारीख में हमारे एक कॉस्टिंग का पार्ट है, इसको हम जोड़ के चलते हैं तब हम हमारा प्राइस कस्टमर के साथ मैच करा पाते हैं। तो हमारा एक तो ये कहना था। सेकंड, ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि आने वाला फ्यूचर तो डेफिनेटली ऑनलाइन है। अभी हम इसमें इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट नहीं है कि हम पूरी दुनिया के अंदर इंडियन प्लेटफॉर्म से या इंडियन अपने तरीके से माल को बेच पाएँ। उसके लिए सरकार को एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इंडिया एक ब्रांड बने और लोग इंडियन प्लेटफॉर्म पे आके इंडियन मैन्युफैक्चरर से माल लेना चाहते। तो हमने एक सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको कुछ आप देखिए, ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि ट्रैवल प्रोपोर्शनेटली महंगा है, टाइम लगता है। B2B अगर वर्चुअल हम प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा, कॉस्ट भी बहुत कम है। इसके अलावा हमने कुछ और छोटी डिमांड रखी थी। मैं 2 सेकंड का समय चाहूंगा, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है। नौलखा साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए सर। हाँ तो बोलिए। देखो सर, नितिन स्पिनर्स ग्रुप ने एक्सपोर्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और हमने देखा है कि सर इन्वेस्टर्स को काफी बेनिफिट भी मिला है ग्रुप के द्वारा। ओवरऑल सर, मैं टेक्सटाइल मार्केट के परिदृश्य में ये समझना चाहता हूँ, जिस तरह से हमने मार्केट को देखा है, आज भी इन्वेस्टर टेक्सटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार को सोचता है सर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से जो परफॉर्म या उसको जो फायदा मिलेगा वो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए काफी रहता है, जबकि IT कंपनी थोड़ा सा जल्दी बेनिफिट देता है। तो इन्वेस्टर परिदृश्य से सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर पे निवेशक किस सोच के साथ में आए, क्योंकि अभी हमने जितने भी ग्रुप की अपन बात करेंगे उन सभी ग्रुप में देखा है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का इन्वेस्टमेंट, और आज जो टाइम है वो टाइम सर IT पे काफी शिफ्ट हुआ है। तो ओवरऑल परिदृश्य में आपसे ये समझना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर को लेके इन्वेस्टर जो हमेशा से डरा हुआ रहता है वो इसको किस तरह से समझे सर? क्योंकि ये क्या है कि गवर्नमेंट कभी तो बढ़ा देती है कॉटन की रेट और कभी कम कर देती है, जिससे कि कम हो देती है तो प्राइस कम करनी पड़ती है, और बढ़ा देती है तो बढ़ाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का ये CCI का है ना, CCI जो ये कॉटन प्राइसेस बहुत बढ़ा देती है और कभी कभी कम कर देती है। लास्ट ईयर में इन्होंने 35,000 में दिया और आज 54,000 में दे रहे हैं, 54,000। तो जब से कि जब 35,000 आए तो सस्ता माल बेचते हैं और जो महंगा हो जाता है तो महंगा बेचते हैं। इसलिए CCI ये नहीं सोचता है कि बिजनेस को बढ़ावें, ये बिजनेस नहीं बढ़ा। थैंक यू। नौलखा साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ नए इनिशिएटिव के बारे में। जैसे आप लंबे समय से यान में थे और अभी नया इनिशिएटिव आपने लिया है, नया यूनिट आपने लगाया है, तो क्या सोच है सर, किस तरीके से देख रहे हैं फैब्रिक और
जो आपके नए इनिशिएटिव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फैब्रिक हम लोग ब्रांड वालों को देते हैं, ब्रांड्स वालों को देते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं हमें, रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं उनको देते हैं। कैसी ग्रोथ लग रही है सर फैब्रिक में? जब आप फैब्रिक में कैसी ग्रोथ लग रही है सर, जब हर तरीके से रॉ मटेरियल यार्न की रेटें बढ़ रही है, तो क्या फैब्रिक्स में भी आप पास ऑन कर पाए हैं रेट्स? फैब्रिक जो रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं उन्हीं को देते हैं, बाकी लोगों को नहीं देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था सर, रेट्स जैसे आप बता रहे हैं कि यार्न की रेटें बढ़ी, आपके रॉ मटेरियल की रेट्स बढ़ी है, तो क्या आप पास ऑन इजी से कर पा रहे हैं फैब्रिक्स में अपनी जो बढ़ी हुई कॉस्टिंग को पूरा 100%? फैब्रिक में पास ऑन कर रहे हैं, पूरी हो रही है पास ऑन, मार्केट पास ऑन कर रहे हैं जी। एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुशील लोढ़ा फ्रॉम द सुशील नवीन really like to mention my suggestion for the industry. राजस्थान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ये टेक्निकल टेक्सटाइल का और इनका, जिससे कि जिससे ज्यादा हो। बिल्कुल सर। सोनी साहब, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, थैंक यू सर। सोनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं वापस अपनी बात को बता रहा हूँ सर। जिस तरीके से हमने देखा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले आज भी इन्वेस्टर डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसे पता है कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिए से उसको देखना पड़ेगा, जबकि आईटी कंपनीज और अदर कंपनीज कई स्टार्टअप ऐसे आ रहे हैं इसमें से किसी गेन जल्दी रहता है। तो ओवरऑल सर, क्या इसमें आरओआई इतना आगे निकलता है? क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण इस तरह का रहता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती? आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, क्या है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन से प्रॉफिट जो है वो मिलना पॉसिबल नहीं है। जो आपने आईटी से तुलना की है, आईटी एक अलग फील्ड है और एक अलग उसका वैल्यूएशन का तौर तरीका अलग है, और ग्रोथ भी जो पिछले कुछ समय में आईटी कंपनी की हुई है वो टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हुआ है उसके कारण मान लो बहुत बड़ा बेनिफिट जो है कंपनीज को मिला, कंपनी के कारण इन्वेस्टर को मिला। जो भी टेक्नोलॉजी आती है मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आप स्पिनिंग की बात कर लें या वीविंग की बात कर लें, कोई भी मशीन आएगी मान लो, वो मशीन 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, फिर उसमें कोई न कोई अपग्रेडेशन हो जाता है तो वापस नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जो है। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो है टेक्सटाइल के अंदर अगर ये मान के चले वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें जो आपको जो इसका इबिलिटा है वो आप ही मान के चले कि समय के हिसाब से, जैसे अभी बताया नोलका जी ने, कभी कभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो जब भी जिसके पास में स्टॉक होता है, मान लो रेटें बढ़ रही है रॉ मटेरियल की और मेरे पास में कॉटन का स्टॉक है 3 महीने का, 4 महीने का, तो मेरे को गेन मिलेगा। तो उस समय हो सकता है मान लो मेरा उस क्वार्टर का जो इबिलिटा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा मान लो जो है। तो और अगर मान लो कभी उल्टा हुआ, जैसे रेटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसके हिसाब से मेरे पास में स्टॉक नहीं है या मेरे पास में स्टॉक है रेटें कम हो गई है, तो उसमें फिर मान लो मेरे को लॉस लगने की संभावना रहेगी। हो सकता है मेरा उस समय इबिलिटा जो है 8-9% के ऊपर ही रुक जाए। और जब मान लो अगर कभी चांस में तेजी का मिलता है, हो सकता है मेरा इबिलिटा 20-21% तक भी जा सकता है। तो इन्वेस्टर को मान लो एक इस रेंज के अलावा खासतौर से जो केवल स्पिनिंग और वीविंग का सवाल है, जो अभी जैसे
साथ ही में बताया मान लो भाई वैल्यू एडिशन उसके बाद में कुछ भी होता है, खासतौर से कोई भी चीज़ बनाए, जैसे डेनिम फैब्रिक बनाया, फैब्रिक पे गारमेंट बनाया तो इतना टर्नओवर तो हो नहीं पाएगा जितना मान लो जो है यार्न का प्रोडक्शन होता है। तो टर्नओवर तो इंडस्ट्री में हो सकता है ज़्यादा, परंतु उसका रिटर्न जो है एक लिमिटेड इनकम ही मिल पाती है। इसलिए मान लो जो है इन्वेस्टर जो है टेक्सटाइल के अंदर, परंतु टेक्सटाइल के अंदर किसी भी इन्वेस्टर को बहुत कम कंपनी लेके तो सभी लाइन में होता है, कुछ न कुछ रिटर्न मिलती रहती है। उस रिटर्न पे उसको कितना सेटिस्फेक्शन है नहीं है वो एक अलग बात है। रामपाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे लड्डा साहब ने एक बात उठाई थी टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर, तो इस तरह की जो टेक्निकल टेक्सटाइल है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है अपने आप में समझना उसका प्रोसेस, टेक्निकल नो हाउ पूरा किस तरीके से मशीन एस्टेब्लिश होती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए भी क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर जानना चाहते हैं, उसका प्रोसेस जानना चाहते हैं। आपका क्या मानना है सर, किस तरीके से उनको नॉलेज इंफॉर्मेशन मुहैया हो सकती है, क्या करें इसके लिए? देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो जो लड्डा जी ने कहा है उसका मेन कारण ये है कि भिलवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है कि भाई यहाँ मान लो जो भी काम हो रहा है वो ज़्यादातर या तो कॉटन बेस के ऊपर है या मान लो मैनमेड फाइबर के बेस के ऊपर है। वो सारा जो आधार है भिलवाड़ा का खासतौर से वो स्पिनिंग, वीविंग और प्रोसेसिंग के ऊपर है। यहाँ पे मान लो जो है कोई गारमेंट की जैसे बताया कि भाई चाहे लेबर के कारण हो, चाहे मान लो जो है वॉल्यूम के कारण हो, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उसमें ग्रोथ नहीं हुई। है तो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर लोगों का रुझान ही नहीं बन पाया है। इसके लिए कहीं ना कहीं मान लो जो है भिलवाड़ा में तो जो रहा है वो ये रहा, मान लो कि फॉलो ज़्यादा करते हैं लोग, मतलब जो है पहल करने वाले लोग कम है। कभी खुद मान लो कोई लीड लेके कोई मान लो जो है इस चीज़ को ले ले। हाँ, अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गारमेंट के अंदर सीमलेस लोग हैं, आज टाइम काफ़ी हो गया पर भी जैसे हम सीमलेस के अंदर मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मान लो जो है, तो ये नई टेक्नोलॉजी है, फिर सीधा डायरेक्ट यहाँ से मान लो गारमेंट बना रहे हैं, तो नई चीज़ ला के मान लो यहाँ पे लगाना टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर भी जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब आएगा, जब बड़े ग्रुप कोई भी मान लो पहल करे इसके अंदर, चाहे जिनका ऑलरेडी बड़ा काम है, जो लोग मान लो एक आध साल में अगर किसी कारण से रिजल्ट ठीक भी नहीं मिले तो उसको बर्दाश्त कर ले, मान लो उस चीज़ को मान लो जाए, जिसके पास में लॉस को बर्दाश्त करने की क्षमता हो मान लो जो है, वो लोग उसमें जाएं। और डेफिनेटली जब कोई नई इंडस्ट्री आती है, शुरू के फर्स्ट ईयर बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, पहले साल में उसका प्रोडक्शन को सेट करना, उसकी मार्केटिंग को सेट करना इतना इजी काम नहीं होता मान लो जो है। बाद में तो मान लो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है खुद उसके समझ में आता रहता है, चेंजेस करता रहता है, इम्प्रूवमेंट करता रहता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग लगे हुए हैं जनरल लोग, वो लूम इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे मान लो स्पिनिंग का अगर हम लें भिलवाड़ा के अंदर तो 6-7 ग्रुप है आज भी जिनका मान लो स्पिनिंग यूनिट चल रही है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लोग उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे आज प्रोसेस हाउस है, प्रोसेस हाउस भी आज इतना सब कुछ हो गया, पर वो 19-20 प्रोसेस हाउस कभी एक आध बंद हो जाता है, कभी एक आध नया आ जाता है, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। केवल लूम की इंडस्ट्री के अंदर ही, वीविंग इंडस्ट्री के अंदर ही यहाँ का एक्सपेंशन हुआ है। तो इसलिए जो आपने कहा कि भाई टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर भिलवाड़ा में क्यों नहीं, मतलब क्या करना चाहिए, नॉलेज और जानकारी तो सारी मिल सकती है, आजकल कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, परंतु उसके लिए जो वो चाहिए डिसीजन लेने की क्षमता कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मान लो हम करके, मान लो अगर हमको सपोर्ट नहीं हो, आज अगर मैं मान लो मेरी कोई इंडस्ट्री जो है साल का 100 करोड़ का दूसरा प्रॉफिट कमा रही है, और मैं कोई नया इन्वेस्टमेंट करता हूँ टेक्सटाइल के अंदर और उसमें मुझे 20 करोड़ का लॉस भी लग जाए
तो मेरी क्षमता होनी चाहिए उस 20 करोड़ के लॉस को शुरू के 1 साल 2 साल बर्दाश्त करना। एक हमारे पास सर सुशील लड्डा साहब हैं, सुस्मीन डेनिम प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से, उन्होंने हमें क्वेश्चन लिखा है, सजेशन है, वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ आवर इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री आर मेकिंग वेरी बेसिक यार्न एंड फैब्रिक, वी मस्ट डू मोर इनोवेटिव यार्न एंड फैब्रिक फॉर बेटर ग्रोथ। इनोवेटिव यार्न और फैब्रिक के गेट पे बोल दो ना, कह रहे हैं इनोवेटिव यार्न एंड फैब्रिक। वही आपकी बात आ गई कि हमें इनोवेशन करना चाहिए रेगुलर, लेकिन आपका मत ये है कि समर्थन नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, वांछित जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता, इस वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़े। तो पुनीत जी, आपने जो प्रश्न पूछा ना उसका एक जवाब ये भी है। बिल्कुल सर। आपने कहा ना कि इसमें ज्यादा मार्जिन क्यों नहीं मिलता इन्वेस्टर को, ज्यादा जो है, क्योंकि ज्यादातर सब ट्रेडिशनल धागे बनाते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े बनाते हैं, उसमें मार्जिन से लिमिटेड। थैंक यू सर। इस वेबिनार का आज का जो समय है वो समाप्त हो गया है, और मैं आप सभी सीनियर पैनलिस्ट का धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला इस वेबिनार के लिए। आज के इस वेबिनार का फायदा 100% जो यंगस्टर्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो अपना नया कदम रखने जा रहे हैं, उनको इस वेबिनार का फायदा 100% मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इस वेबिनार का फायदा मिलेगा, और सरकार तक हम इस स्कीम को लेके जो बातें अपने करी है इसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी का अगेन वेरी वेरी थैंक्स सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। रेमेडीज द्वारा प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बने रहे हमारे बिजनेस रेमेडीज यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।